नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है डीलिंग विद इमोशंस के ऊपर। हम जान रहे हैं कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि इमोशंस जो है वो हमारा दोस्त बन सकता है अगर हम चाहे तो। अब हम जानेंगे कि किस तरह से इमोशंस को हमारे हित में चलाना है, तो क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है हमारे माइंडसेट में। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और साथ ही साथ एक साइंस रिसर्चर भी है। तो आइए इनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति ब्रदर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से इमोशन हमें चला रहा है या हम इमोशन को चला रहे हैं, ये वाइसा वर्सा सिचुएशनली डिपेंड करता है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं इमोशंस की, तो साइंस इमोशन के बारे में क्या कहता है, एज इन कितने टाइप के इमोशंस होते हैं जो हम साइंटिफिकली बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन में। ग्रेट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी मैं इसे कहूँगा। ओके। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ये कहूँगा कि आज तक इतने वर्ष हो जाने के बाद भी साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान में ये सारे विज्ञानी, जितने भी जो मनोविज्ञानी हैं, उनका कोई भी एक आम राय या जनरल कंसेंसस नहीं है कि इमोशन कितने प्रकार के हैं। ओके। कई बताते हैं कि 6 प्रकार के, कई 8 प्रकार के, कई 4 प्रकार के भी बताते हैं। बट अभी कुछ कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जो इसके बारे में कहीं ना कहीं प्रकाश डाल रहे हैं। बट ये अपने आप में एक अजूबा है कि पूरा मनोविज्ञान इमोशंस के ऊपर डील कर रहा है। राइट। लेकिन अभी भी उनमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इमोशन इतने सूक्ष्म और इतने उसे बताते हैं कि इमोशन एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बताते हैं। राइट। आपको आश्चर्य होगा कि जब वो डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं कि इमोशन एक प्रकार का शारीरिक अनुभव है, शारीरिक और मानसिक, और कहते हैं कि एक जटिल प्रकार का एक्सपीरियंस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। पर फिर भी अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पर, तो ये 6 प्रकार के इमोशन लोग अक्सर करके मानते हैं, जिसमें एक होता है जॉय या खुशी, खुशी की बात करें, हैप्पीनेस कह सकते हैं। दूसरा होता है हैप्पीनेस का एग्जैक्टली ऑपोजिट, सैडनेस या दुख। ये तो सब अनुभव करते हैं, एक कोई भी बेचारा जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा वो भी अनुभव करेगा। उसी प्रकार एंगर, गुस्सा, और गुस्से के साथ फियर भी अटैच रहता है। तो गुस्सा और भय, एंगर और फियर, ये भी इमोशन होते हैं। और सरप्राइज और डिस्गस्ट, अर्थात आश्चर्य और घृणा, उसको भी इन्होंने इमोशन में काउंट किया। राइट। तो लगभग ये 6 प्रकार के इमोशंस वैज्ञानिक मानते हैं। बट आश्चर्य की बात है कि जैसे कि हमने बताया था कि इमोशन अच्छे और बुरे नहीं होते हैं। लेकिन जब लोगों से पूछा जाता है, तो जब विचार पूछे जाते हैं तो इमोशन बताते हैं, इमोशन पूछा जाता है तो विचार बताते हैं। तो अगर मैं पूछता हूँ कि अनायका आपको कैसे लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हाँ, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बैड। पर वास्तव में गुड, बैड ये बहुत ही जनरल टर्म है। राइट, रॉन्ग, ये बहुत ही जनरल टर्म है, ये इमोशन के नाम नहीं है। हाँ, अनायका ये कह सकते हैं कि मुझे बहुत पीसफुल फील हो रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। या अनायका कहते हैं कि नहीं, मुझे बड़ा ही इरिटेटेड फील हो रहा है। तो इरिटेशन हो गया, एंगर हो गया, गिल्ट हो गया, एंजाइटी हो गया, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो लोग कॉमन गलतियाँ ये कर बैठते हैं कि जब भी उनसे पूछा जाता है तो बहुत ही जनरल वर्ड यूज़ करते हैं, कि आई फील गुड, आई फील बैड। बट ब्रदर, जब हम बात करते हैं किसी से बात करने की, जी, वो एक तरीके का एस्केप है। करेक्ट। क्यों? एस्केप से ज़्यादा एक प्रिवेसी है। बिकॉज सी, जब हम किसी को बताते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, वो हम सबको नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो वो जो इमोशन रहता है, वो एक तरीके का आप एक शील्ड रखते हैं कि भाई मैं जो फील कर रही हूँ उसे मैं एक जनरल टर्म में बोल दूँ, ताकि सामने वाले व्यक्ति को ना पता चले कि एग्जैक्टली मैं क्या फील कर रही हूँ। लेकिन वही अगर कोई क्लोज व्यक्ति है आपके, कई मम्मी है या हस्बैंड है या बच्चे हैं, जब आप उनको एग्जैक्टली कोई फीलिंग बताना चाहते हैं या इमोशन बताना चाहते हैं, तो देन यू ओपन अप। करेक्ट। सो आई डोंट थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन कि हम इस जनरल टर्म को यूज करें। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पर अनायका, मालूम है समस्या क्या होती है, हम भले दूसरों को कह देते हैं कि आई एम फीलिंग गुड और बैड, और हम कई बार छिपाते भी हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मान्यता इस विषय के बारे में आपने कहा तो मुझे याद आया जी, कि कहते हैं कि लैंग्वेज या भाषा का निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि इमोशन को छिपाया जा सके। राइट। तो लोग अक्सर करके इमोशन को छिपाते भी हैं, और हर एक कल्चर में या सभ्यता में देखा जाए या संस्कृति में मैं कहूँ तो
इमोशन को एक्सप्रेस करने के बारे में भी बहुत ही अलग अलग नियम है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे ईस्टर्न कल्चर्स हैं, जापान से लेके भारत तक, वहाँ पे लोग इमोशन को इतना एक्सप्रेस नहीं करते। वही जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, बहुत ही इजीली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इमोशन एक प्रकार का कम्युनिकेशन या संचार का माध्यम है। तो आप जो बता रहे थे, जो कह रहे थे कि गुड और बैड की जब हम बात कर रहे थे, समस्या तब आती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं, मम्मी के पास बैठे हैं, या किसी, मान लीजिए कि अगर मैं एक पेशेंट हूँ, पेशेंट वर्ड अच्छा नहीं है, मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ और किसी थेरेपिस्ट के पास बैठा हूँ, तो मुझे अगर इमोशन के साथ डील करना है, जो हमारी सीरीज़ का नाम भी है जी, तो मुझे उसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर करके लोग गुड और बैड जनरल टर्म क्यों यूज़ कर लेते हैं? बचपन से हमने ट्रेनिंग ली है, ये गुड है, ये बैड है, लेकिन हमने स्पेसिफिकली लेबल नहीं किया है। पर अगर हम लेबल करना सीखते हैं, ये हमारे अनुभव के लिए है। ऐसे नहीं कि हम सबको सारे अपने जैसे कह रहे हैं कि फीलिंग शेयर करते हैं, लेकिन अगर जिनको हम शेयर कर सके उनके लिए, या तो अपने फीलिंग को समझने के लिए भी इमोशन लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो ये कहूँगा कि इमोशन, अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, केवल इमोशन लेबलिंग नहीं, लेकिन आज की आवश्यकता है इमोशनल लिटरेसी। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हम पूरी हमारी लाइफ इमोशन के साथ जुड़ी हुई है, एंड वी आर नॉट एबल टू पिन पॉइंट एंड लेबल द इमोशन। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति इमोशन से जूझ रहा होता है, तो एज ए थेरेपिस्ट उसे पूछा जाता है कि हाउ आर यू फीलिंग, तो बताता है कि आई फील लो। देखिए भी लो भी प्रॉपर वर्ड नहीं है, उसमें बताना चाहिए कि भाई मुझे क्या फील हो रहा है, कि मुझे एंशियसनेस फील हो रहा है, बेचैनी हो रही है, या सैडनेस फील हो रहा है, तभी भी ठीक है। लो के बदले सैडनेस शब्द भी फिर भी काफ़ी बेटर है। तो उससे क्या होता है, सामने वाला उसको अच्छे से डील कर पाएगा और हम भी डील कर पाएंगे। तो इमोशन लेबलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि हर एक इमोशन की इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है। तो अक्सर करके हम लोगों को दो चीज़ें बताते हैं जो हमारे दर्शकों को भी बहुत काम में आ सकता है जी। यहाँ पर मेरे को एक सवाल है, आपने अभी कहा कि इमोशंस को हमें लेबलिंग करना चाहिए। करेक्ट। अभी क्या होता है, इसमें एक और चीज़ जुड़ता है। जब हम सपोज अभी अगर मैं अनकंफर्टेबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बिकॉज अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव भी ना देखो इमोशंस के अंदर, मैं सिर्फ इस मोमेंट पर ये फील करूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। अब अगर मैं उसको एनालाइज करने के लिए बैठती हूँ, खुद से बातें करती हूँ कि भाई मैं क्या फील कर रही हूँ एग्जैक्टली, या मेरे को क्या फील हो रहा है, तो मैं 50 क्वेश्चंस आते हैं। जिस तरह से गूगल पे आप अगर डालेंगे हाउ आर यू फीलिंग, तो 1 लाख रिजल्ट्स आ जाएंगे। वैसे आपके माइंड के अंदर में भी एटलीस्ट 100 तो आते ही हैं, जिसमें से आपको चूज करना है कि आप क्या फील कर रहे हैं। अभी क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, स्पेशली जो लोग डिप्रेस्ड हैं, उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर वो उस चीज़ को जज भी करने जाएंगे ना, तो वो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। बिल्कुल। बिकॉज सी उस मोमेंट पर उनको खुद को एक एज अ काउंसलर ट्रीट करना है और फिर अपने आप को देखना है साक्षी होकर। तो ऐसे सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या फील कर रही हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है कई बार हमको पता नहीं होता। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई टूल हो जिसके थ्रू हम समझ पाए कि अगर मैं इस वक्त अनकंफर्टेबल हूँ तो क्यों हूँ, इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, ये आपने सही बताया नायिका, कि और मैं दर्शकों को हम आगे जाके इसके बारे में और विस्तार भी करने वाले हैं। वो ये है कि जब भी इमोशन हमें आता है, तो जैसे आपने कहा कि मुझे एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, राइट, बराबर ना, तो लोग क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इमोशन को लेबल करना, पर लेबल करने का मतलब ये नहीं होता कि उसको हम जज कर लें। राइट। हम क्या करते हैं, इमोशन को लेबल करने के बाद जब जज करते हैं ना, तब सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाती है। राइट। तो ये दोनों में अंतर है। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब भी कोई इमोशन आए, तो पहला कि ठीक है, अगर मान लीजिए हम इतना स्पेसिफिकली लेबल ना कर पाए, गुड और बैड तो कम से कम चलिए एक जनरल कंटेनर यूज़ करते हैं, बट अगर लेबल कर सके तो बहुत अच्छा। मान लीजिए लेबल किया, फिर उसकी इंटेंसिटी को नापे। उसकी इंटेंसिटी को कैसे रेट किया जा सकता है, मान लीजिए 1 से 10 के बीच में मुझे कितना फील हो रहा है, या मुझे बहुत हाई, मीडियम या लो फील हो रहा है। तो उस कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर लग रहा है चेस्ट में पेन है, तो पहले मैं फील करता हूँ, पहले स्टॉप, थोड़ा सा ब्रीथ या श्वास लेने के बाद फील करते हैं ओके फाइन, मुझे चेस्ट एरिया में मुझे कहीं ना कहीं अनकंफर्टनेस की एक फीलिंग आ रही है, इमोशन आ रहा है मान लीजिए। अच्छा, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, मॉडरेट है कि माइल्ड है,
मुझे लग रहा है कि माइल्ड है, इतना भी सीवियर नहीं है, माइल्ड लेवल का है, राइट, और मैं अनजाने में लोगों से बड़ा इरिटेटेड बिहेव कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। या, तो पहले एक अवेयरनेस जागे। राइट, तो क्या क्या बात है, लेबलिंग, फिर उसको रेटिंग में आप चाहें तो 1 से 10 के बीच में 5 लग रहा है, मॉडरेट कहेंगे, Right. 10 मतलब हाई हो गया, या 1 मतलब लो हो गया, ऐसे या ABC भी कह सकते हैं। A मतलब मैक्सिमम, B मतलब मॉडरेट, मीडियम, C मतलब लो। तो जो भी हमें सुविधाजनक एक स्केल लगे तो रेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ही हमने इमोशन को रेट किया और उसकी रीजन को भी लोकेट करना ज़रूरी है, तो उससे क्या होता है, हमें एहसास होता है कि मैं अलग हूँ और मेरे इमोशन अलग है। अब लोग करते क्या हैं, अब लोग ओह आई एम फीलिंग बैड, तो हमने क्या किया, इमोशन को जज किया। अब जैसे ही जज किया, इसका मतलब अरे हमारा पूरा थिंकिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। तो नॉन जजमेंटल शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना उसको जज किए केवल उसको फील करना और उस इमोशन से भागना नहीं। हम क्या करते हैं, जरा भी इमोशन आता है, मान लीजिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, तो मैं क्या करता हूँ, फ्रीज खोलता हूँ, रसगुल्ला खाना चालू कर दिया, चॉकलेट खाना चालू कर दिया, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो आई एम डूइंग बिंज ईटिंग। राइट। पर एक होता है कि इमोशन के प्रति सजगता, अवेयरनेस, और दूसरा उससे भागना नहीं, कुछ देर केवल उसकी आंखों में आंख डालना, अर्थात उसका सामना करना। सामना मतलब ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ, सामना मतलब लोग कई बार क्या करते हैं, दे फाइट विद द इमोशन, कि नहीं आई शुड नॉट फील इमोशनल। जैसे हमें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है कि जो अच्छे बच्चे रोते नहीं है, बॉयज। मैं सेम पूछने वाली थी, मैं एग्जैक्टली सेम चीज़ पूछने वाली थी कि रोना ये अच्छा है कि नहीं, क्योंकि अभी तक मैं ये मानती आई, मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले तक मैं ये मानती आई कि जो लोग रोते हैं वो वीक होते हैं। लेकिन मैंने किसी बहुत बड़े, आई थिंक लुइस हे करके एक बहुत बड़े स्पीकर रह चुके हैं, उन्होंने बताया था कि द बेस्ट थेरेपी इज़ क्राइंग। अगर आप किसी चीज़ के लिए लो फील कर रहे हैं, आपको कुछ शॉक लगा, तो यू शुड क्राई आउट सेल्फ आउट, और ख़त्म कर देने का उसको पूरे का पूरा। जब लास्ट आंसू बहेगा उसके बाद यू विल फील बेटर। सो अकॉर्डिंग टू यू एंड साइंस, व्हाट इज़ बेटर? देखिए, इमोशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसी इमोशन को, ये नियम है, जनरल नियम है जो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, कि किसी भी इमोशन को अगर हम सप्रेस करेंगे, राइट, तो अगली बार फोर्स से ज़्यादा आएगा। राइट, ये नियम है। किसी भी इमोशन को, चाहे वो रोने वाले ही इमोशंस क्यों ना हो, तो हमें उसे सप्रेस नहीं करना है। राइट। अच्छा, अगर उसको एक्सप्रेस कर देंगे, मान लीजिए कि हर बात में मैं रोने लगता हूँ, तो हमारी रोने की फिर आदत भी हो जाएगी। राइट। एक्सप्रेस किया तो प्रॉब्लम, सप्रेस किया तो प्रॉब्लम। तो कई लोग डाइवर्ट करते हैं, राइट, कि रोना आ रहा है और कुछ ना कुछ और सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं और ऑक्यूपाई करते हैं। राइट। अब प्रश्न उठता है कि किया जाए तो क्या किया जाए। तो इमोशन का एक बहुत बड़ा एक नियम होता है, जो मैं सेपरेशन की मैं बात बता रहा था, कि अगर हमने इमोशन को दबा दिया ना, तो इमोशन हमारे बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। ओके। इसलिए ऐसे लोगों को कई बार ऐसे थेरेपीज दी जाती हैं जिसमें उनको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज वगैरह करवाया जाता है, ताकि उनके बॉडी से वो इमोशन रिलीज हो। तो अगर बहुत रोना आ रहा है तो ठीक है, बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, तो अगर हम वेंट आउट हो गए, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बार बार इसकी हमारी आदत भी ना लग जाए, कि हल्का सा भी कुछ हुआ तो हमने रोना चालू कर दिया, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि इमोशन को सप्रेस ना करो। ये एक तरीका हुआ, पर एक और भी तरीका हो सकता है जी, कि अगर मुझे रोने की फीलिंग आ रही है, तो मैं बिल्कुल अलग साक्षी होकर उस फीलिंग को देख रहा हूँ। ओके। आई एम नॉट जजिंग इट। उस इमोशन के जो कहते हैं ना कि एक अर्ज या एक उसकी जो लहर आ रही है, उस लहर के सामने बिल्कुल तटस्थ होकर खड़ा हूँ। इतना आसान नहीं है, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको एक्नॉलेज करें कि यस, मुझे रोना आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक सेल्फ टॉक चालू करें। सेल्फ टॉक चालू करना ज़रूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो सेल्फ टॉक ना चालू करके हम जजमेंट के प्रोसेस में आ जाते हैं और सप्रेस करते हैं। अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं कैसे रो सकता हूँ। फीमेल्स को आजकल, वैसे तो आज सब कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी का देखेंगे तो फीमेल्स दे आर मोर प्रोन टू क्राइंग। लेकिन जो मेल्स होते हैं, जो भाई होते हैं हमारे, वो चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, छोटा मुझे लगता है 10-12 साल के बाद में जो मेल्स होते हैं, उनका एक अलग एक तरीके की जर्नी शुरू होती है, जिसके अंदर में वो, आप नोटिस करेंगे, वो कभी रोएंगे नहीं। स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट क्राई, इवन बॉयज डोंट क्राई। yes. तो ये जो सुन करके हम बड़े होते हैं
क्योंकि पहले तो हमको पता नहीं होता, बचपन में जब हम न्यूबॉर्न बेबी रहता है तो उसको तो पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो वो तो हर रोते ही है वो लोग तो। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, लड़कियां रोएंगी तो कोई बात नहीं, लड़के रोएंगे तो गलत बात है, और वो फिर क्या होता है, हार्ट डिजीजेस का रूप लेता है, क्योंकि आप इतना सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, आप कभी रोते नहीं है, आपको स्ट्रांग बनना है, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके ऊपर सबकी नज़र है, कि सारे प्रेशर्स के बीच में मुझे लगता है हमारे भाई लोग दब करके कहीं ना कहीं एक बीमारी का रूप लेते हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, लोग मजाक में कहते भी हैं कि देखिए हार्ट अटैक ना बहनों से ज़्यादा भाइयों को आता है। हाँ। क्योंकि बहनें तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर देते हैं, भाई रोते नहीं है। तो ये बचपन से जो हमें ट्रेनिंग दे दी गई है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि देखिए जिनसे हमारे बहुत क्लोज नाते हैं जी, उनसे जब हम अपने इमोशन शेयर करते हैं ना, तो उसमें छिपाने की ज़रूरत नहीं है। राइट। उस समय जब हम अगर एक्सप्रेस कर लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। मान लीजिए जो हमारे बड़े हैं, सीनियर्स हैं, उन पर हमारा बहुत ही फेथ है जी, तो बजाय हम नाइस बने रहें और एक स्ट्रॉन्ग बने रहे। स्ट्रॉन्ग एक ऐसा वर्ड है कि भाई मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे आई एम वेरी वेरी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी एक वर्ड है। जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, मतलब भाइयों को लगता है कि इंडिपेंडेंस, जब मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मुझे किसी पे इमोशनली भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये किस हद तक सही है? नहीं देखिए, मैं तो बता रहा हूँ आपके उस प्रश्न का उत्तर जो आपने बताया। अगर डिपेंडेंसी की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी हालत में इमोशन को सप्रेस तो करना नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर जिनके सामने अगर हमारा ट्रस्ट है तो उनके सामने हम रो भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। बट इसका मतलब ऐसे नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया है कि जब कुछ भी हुआ हमने रोने चले गए। हाँ, लेकिन अगर रोने की फीलिंग आ रही है तो उसे साक्षी भाव से न्यारा होकर देखना। और जैसे ही हम देखना चालू करते हैं, उसको रेट करना चालू करते हैं, लेबल करना चालू करते हैं, उसका प्रभाव धीरे धीरे क्या हो जाता है, राइट, कम हो जाता है। और रही जो आपकी दूसरे प्रश्न की बात रही, जो आप बात कर रहे थे इमोशनल डिपेंडेंसी की जी, तो देखा जाए तो हर एक आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है। राइट। स्वतंत्रता एक बहुत ही विशेष, इवन पशुओं में भी गुण पाया गया। राइट। अगर एक छोटी सी चिड़िया होती है, उसको आप दाना दें तो दाना खाएगी, लेकिन उसको अगर आप जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे तो वो खाने को छोड़कर भी वो उड़ जाएगी, क्योंकि उसको भी इतनी सेंस है कि मेरे खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे भरण पोषण से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी स्वतंत्रता है। राइट। तो हर एक आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन क्या होता है कहीं ना कहीं जब हमारा अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है, राइट, मे बी ड्यू टू कंपेयरिंग अदर्स, या दूसरों को जज करते रहते हैं, कोई भी रीज़न से, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होना चालू होता है तब हम अपने आप को दूसरों पर आश्रित समझते हैं। राइट। वरना देखा जाए तो आत्मा की जर्नी ऐसी है कि हर एक आत्मा इस संसार में देखा जाए तो अकेली है। और राजयोगा में तो बताया जाता है कि आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्यों आई है। 2 शब्द हैं, टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली। तो शुरू के दिनों में तो हम आए थे एंजॉय इंडिपेंडेंटली करने, इस प्रकृति के आनंद का उपभोग करने, लेकिन बाद में हमने क्या किया, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना चालू कर दिया। True. और आत्मा एक बंधन में बंध गई। तो हर एक आत्मा स्वतंत्र है, और हर एक आत्मा जो है स्वतंत्र और बिल्कुल ही कंप्लीट फ्री है, लेकिन सामाजिक होने के कारण हमें एक दूसरे पे आत्मनिर्भर होना पड़ता है। राइट। कहीं ना कहीं थोड़ा सा निर्भर तो होना ही पड़ता है, राइट। पर उस डिपेंडेंसी को अपनी इमोशन का आधार ना बनाए कि मेरे इमोशन को आप ही हैंडल करेंगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो कल कुछ भी होगा तो यू शुड लव मी। जैसे कई लोगों का एक बिलीफ होता है जी कि सब मुझे प्यार करें, सब मेरे से अच्छा से बर्ताव करें, पर ऐसे तो होगा नहीं। राइट। ब्रदर, आज के एपिसोड में मुझे सबसे कमाल की बात ये लगी कि हमें स्वतंत्रता, ये हमारे अंदर का एक वैल्यू है, ये एक देन है जो हमें ईश्वर से मिली है हमारे सोल के अंदर। तो उसे हमें सदा अपने साथ रखना है और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, आई एम श्योर आप सभी ने नोट डाउन किया होगा बहुत सारी बातें, बिकॉज ये सभी एपिसोड जो आप देख रहे हैं ये बहुत वैल्यूएबल है दोस्तों। इन सभी से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, अगर आप उसे लिख लेंगे तो आप उसे कभी आगे चलकर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमें एज एन ऑब्जर्वर अपने इमोशंस को देखना है। अगर हम उसे ऑब्जर्व करेंगे साक्षी होकर, साक्षी मतलब यू नीड टू जस्ट बी एन साइलेंट ऑब्जर्वर। आपको उसे जज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खुद को ही जज करेंगे तो आपको तकलीफ होगी, और आप जो जर्नी पर है
स्वतंत्रता की और ब्यूटीफुल लाइफ पर, उसमें आप कहीं ना कहीं खो जाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।